तो जीन थेरेपी, एनसीईआरटी खोल के तैयार हो जाओ। इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद हेरिडिटरी डिसीज कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच अ डिसीज। अगर तुम्हारा सोचो कोई ऐसा डिसीज जो तुम्हारी हेरिडिटी से चलता हुआ आ रहा है ना, तुमने इनहेरिट करा है उसको, तो क्या उसको करेक्ट किया जा सकता है? जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। हाँ, एक बार जीन थेरेपी से इसको करेक्ट करने की कोशिश की गई थी। जीन थेरेपी मतलब उसके जीन में अल्टरेशन। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउज करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड एम्ब्रियो। सोचो किसी में, तुमको चाइल्ड में या एम्ब्रियो में अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर उसका जीन डिफेक्ट है, कोई कहीं पर म्यूटेशन हुई है, तो उस डिफेक्टिव जीन को ही करेक्ट करना इज नोन एज, जिन मेथड से तुम उसको करेक्ट करते हो दोज मेथड्स आर नोन एज जीन थेरेपी, come under gene therapy. Here genes are inserted into a person's cell and tissues to treat a disease. हम क्या करते हैं कि जीन्स को इंसर्ट कराते हैं पर्सन की, मतलब जो सेल है, जो ह्यूमन बींग के अंदर डिफेक्टिव जीन है उसके अंदर हम करेक्टिव जीन को इंसर्ट कराएंगे ताकि डिसीज ट्रीट हो सके तुम्हारी। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट involve delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function and compensate for the non-functional gene. सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो इस चीज़ को। सोचो ये पर्सन है, इसके अंदर कोई एक जीन है, वो कोई अपना प्रोटीन बनाता होगा, एंजाइम बनाता होगा, उसका कोई फंक्शन रहा होगा। अब ये जीन में क्या है, म्यूटेशन हो रही है उस पर्सन के अंदर, तो ये जीन नहीं बना, उससे प्रोटीन नहीं बना, उससे तुम्हारा वो फंक्शन नहीं हो पा रहा है। तो तुम क्या करो, एक नॉर्मल जीन को इंसर्ट करा दो उसके अंदर जो वो ये काम करे। तुमने नॉर्मल जीन को इंसर्ट कराया, उससे नॉर्मल प्रोटीन बन रही है और नॉर्मल वही फंक्शनिंग तुम्हारी वो जीन कर रहा है। सिंपल। तो डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल, एक ऐसे इंडिविजुअल में नॉर्मल जीन का डिलीवरी करा दो जहाँ पर तुम्हारा डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट हो। ठीक है ना? टू टेक ओवर द फंक्शंस एंड कंपनसेट फॉर नॉन फंक्शनल जीन। सिंपल है। अब यहाँ से आ रहा है तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1900। 1990 में पहली, तो ये जीन थेरेपी की बात हम कर रहे हैं ना, पहली जीन थेरेपी 1990 में दी गई थी। एक 4 साल की लड़की को दी गई थी। उस लड़की के अंदर क्या था, उसके अंदर एडीए डिफिशियंसी थी, एडोनिसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी उसके अंदर थी। एडीए डिफिशियंसी में देखो, एडीए तुम्हारा क्या करता है, जो एडीए एंजाइम है वो क्या करता है, वो तुम्हारा इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे, एक मिनट रुकना, एक सेकंड रुको जरा। हाँ देखो, यहाँ पर ये तुम्हारा जीन है, कौन सा जीन ले रहे हैं हम, एडीए। तो यहाँ पर तुम्हारा ये एडीए एंजाइम का जीन हो गया। ये एंजाइम क्या कराता है, तुम्हारा प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन भैया, एडीए एंजाइम। अरे भैया जिसका जीन है उसी की तो प्रोटीन बनवाएगा, तो एडीए एंजाइम इसने बनवा दिया। अब ये एडीए एंजाइम स्टिमुलेट करता है प्रोलिफरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट, है ना। किस में कराता है, एक मिनट इसको ढंग से देख ले रहे हैं। देखो यहाँ पर ये है तुम्हारा जीन ऑफ एडीए एंजाइम, ये तुम्हारा एडीए एंजाइम बनवाएगा, बोले तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएगा। ये तुम्हारा स्टिमुलेट करते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड योर टी लिम्फोसाइट बोन मैरो के अंदर। ध्यान रखना, बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे बी लिम्फोसाइट्स क्या, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और टी लिम्फोसाइट ये तुम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ोगे और डिटेल में। टी लिम्फोसाइट किसके लिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, है ना। तो बोन मैरो में प्रोलिफरेशन होता है तुम्हारा बी लिम्फोसाइट्स का और टी लिम्फोसाइट्स का ड्यू टू एडीए एंजाइम। अब सोचो उस जीन में ही तुम्हारा इफेक्ट हो गया, वो इफेक्टिव जीन ही है। अरे एक सेकेंड, वो इफेक्टिव जीन ही है, वो जीन ही नहीं बन पा रहा है। तो जब वो जीन ही नहीं होगा तो तुम्हारा प्रोटीन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा बोन मैरो में प्रोलिफरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स के लिए, तो तुम्हारा इम्यूनिटी ही नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना। तो इम्यून सिस्टम फंक्शन ढंग से नहीं कर पाता है ड्यू टू नॉट फॉर्मेशन ऑफ दिस जीन प्रॉपरली, तो तुम्हारा ये प्रोटीन एडीए एंजाइम नहीं बन पाएगा। देखो दोबारा से, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1900
to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency, ADA deficiency. This enzyme is crucial for immune system to function. हाँ of course, क्यों? क्योंकि proliferation of B lymphocytes and T lymphocytes में ये हेल्प करता है. B lymphocytes तुम्हारी ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए होती हैं. अब नहीं समझ आ रहा है तो वेट करो ह्यूमरल डिसीज का, उसमें देखेंगे. T lymphocytes तुम्हारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए होता है. जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं ना, थोड़ा पॉइंट है इंपॉर्टेंट सुन लो. जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं ना, टी लिम्फोसाइट्स की इम्यूनिटी, इसको चेक करा जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इन सब चीज़ों में, है ना. चलो आओ. द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज. जो एडीए एंजाइम बनाने के लिए जो जीन था वही क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है. तो तुम्हारा प्रोलिफरेशन बोन मैरो में नहीं हो पाएगा, एडीए एंजाइम ही नहीं बना. In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. अब सोचो तुम, क्या हो रहा है कि प्रोलिफरेशन तुम्हारा क्या हो रहा है, बोन मैरो में, है ना. तो तुम क्या करो कि बोन मैरो का ही ट्रांसप्लांटेशन करा दो. पहला तो तुम्हारा एक ये है. अब ये क्या बता रखा है कि ADA deficiency can be cured by, अब वो स्टेप्स बताएंगे वो. तो पहला उन्होंने बताया कि या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा दो. इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, या फिर दूसरा तुम्हारा ये रहा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. लेकिन इन दोनों के साथ मेन चीज़ क्या है कि ये कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है. क्यों नहीं है कम्प्लीटली क्यूरेटिव? देखो इसमें आगे बताया भी होगा. अभी पहले पढ़ते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि या तो तुम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लो या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करा लो, इन विच फंक्शनल ADA इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन. होता क्या है कि तुम फंक्शनल ADA हर टाइम इंटरवल पर पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और उससे तुमको इम्यून सिस्टम तुम्हारा ठीक रहता है. बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस, इन दोनों अप्रोच के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है. एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड जीन थेरेपी, lymphocyte from the blood of patient are grown in a culture outside the body. हमने क्या करा जीन थेरेपी में. अब ये तो तुम्हारा हो गया बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. अब बायोटेक का कैसे यूज़ हुआ इसमें, हमने क्या करा जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स का यूज़ करा, जीन थेरेपी का यूज़ करा. जीन थेरेपी में हमने क्या करा, जीन थेरेपी में क्या हुआ देखो, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी में लिम्फोसाइट फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेशेंट, पेशेंट की बॉडी से, ये पेशेंट की बॉडी है, इंजेक्शन से हमने क्या करा, उससे हमने लिम्फोसाइट्स का आइसोलेशन करा लिया. तो आइसोलेशन ऑफ बोन मैरो डिफेक्टिव सेल्स का आइसोलेशन करा लिया, तुम ये समझो. फिर उसको बाहर ग्रो कराया इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर उसको ग्रो कराया. तो हमने ADA डिफेक्टिव जीन की ग्रोथ कराई वहाँ पर. उसके बाद अ फंक्शनल ADAC-DNA इंपॉर्टेंट है, यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर. एक रेट्रो, एनिमल्स में तो, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में तो ये यूज़ करेंगे ना अपन. एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिकेशन किस में यूज़ करते हैं, प्लांट्स के अंदर. अ फंक्शनल ADAC-DNA, a functional ADAC-DNA using a retroviral vector is then induced into these lymphocytes. क्या हुआ देखो, पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट्स निकाले, उनको एक कल्चर मीडियम में ग्रो कराया. उसके बाद एक फंक्शनल, एक ऐसा जो किसी हेल्दी ह्यूमन बींग के अंदर से फंक्शनल हेल्दी ADA जीन लिया है, हेल्दी ADA जीन लिया है और रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज़ करके इसमें वो इंसर्ट करा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया. क्या करा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया. अब क्या होगा, अब तुम्हारा सारे के सारे हेल्दी सेल्स में ये बदल जाएंगे जिनके अंदर हेल्दी ADA जीन होगा. पहले वो कैसे थे, डिफेक्टिव सेल थे. अब जैसे ही तुमने यहाँ पर एक हेल्दी ह्यूमन बींग से ADA जीन निकाल कर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कराई, वैसे ही तुम्हारा क्या होगा, हेल्दी ADA जीन इनके अंदर जाएगा और ये सारे डिफेक्टिव से नॉन डिफेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो a functional ADAC-DNA using a retroviral vector is then introduced into these lymphocytes which are subsequently returned to the patient. फिर तुम्हारा क्या हो गया, जब वो हेल्दी ADA जीन में कन्वर्ट हो गए, उसको फिर पेशेंट में दोबारा से ट्रांसफ़र करा दो. हाउएवर, लेकिन एक और इस जीन थेरेपी के साथ ना एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ये सेल्स इमोर्टल नहीं थे.
बोले तो कभी ना कभी तो कभी इनका भी टाइम आएगा, कभी ना कभी तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये लाइफ टाइम के लिए नहीं थे। पेशेंट को पीरियडिक इन्फ्यूजन की ज़रूरत होती थी, मतलब हर टाइम इंटरवल पर यही सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ता था पेशेंट के साथ। तो द पेशेंट रिक्वायर पीरियडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। यही प्रोसेस, यही जीन थेरेपी पेशेंट को प्रॉपर टाइम इंटरवल के साथ करानी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि अगर यही जीन थेरेपी जो अभी बताई मैंने, अगर इसको अपन एम्ब्रियोनिक स्टेज में करा देते ना उस पेशेंट के अंदर, सोचो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर टेस्ट के थ्रू पता चला, अभी टेस्ट भी आएगा देखो नेक्स्ट, ये कैसे पता चलता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, PCR, ऑटो रेडियोग्राफी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कैसे पता लगती है कि हाँ अगर हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का जो हम कल पढ़ेंगे उसका यूज़ करके अगर हम पता लगा लेते पहले ही कि इसके अंदर ADA डेफिशिएंसी है, ADA एंजाइम वाला जीन ही नहीं है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर अगर हम ये जीन थेरेपी कर देते तो फिर वो परमानेंट क्योर होता। कैसा क्योर होता? परमानेंट क्योर होता। जीन थेरेपी कौन सी वाली, एक बार दोबारा समझ लो कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग, इससे इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग है। अभी हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं, 4 साल की बच्ची का, 1990 में हुआ था ये। इसके अंदर ADA डेफिशिएंसी है, तो इनके लिम्फोसाइट्स को निकाल कर, लिम्फोसाइट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बोन मैरो में। बोले तो लिम्फोसाइट को बोल लो या फिर ये बोल लो कि बोन मैरो के डिफेक्टिव सेल्स को निकाल कर एक कल्चर मीडियम में निकाला, उनको ग्रो कराया अच्छे से, फिर हम एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का ये सिंपल भाषा में समझो, फिर हम लेके आए एक हेल्दी ADA जीन, क्योंकि इन सब के अंदर क्या है, ADA जीन प्रेजेंट ही नहीं है ना। अरे तुमको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये पेशेंट है, ये 4 साल की वो लड़की है, इसके अंदर से लिम्फोसाइट्स निकाले या बोन मैरो निकाला, बोन मैरो के डिफेक्टिव सेल्स निकाले या लिम्फोसाइट, अभी तो NCERT में लिम्फोसाइट दे रखा है, लिम्फोसाइट समझो, उसको कल्चर मीडियम में ग्रो करा, ठीक है। अब इन सब के अंदर क्या ADA का जीन है? ADA का जीन है इनके अंदर? नहीं है। अरे वही तो मेन प्रॉब्लम है कि ADA की एंजाइम ही नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि ADA एंजाइम बनाने वाला जीन ही नहीं है। तो हम एक हेल्दी ADA जीन लेकर आएंगे, वेक्टर का यूज़ करेंगे। वेक्टर का साफ साफ नाम बताती है NCERT, रेट्रोवायरल वेक्टर। इस वेक्टर का यूज़ करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो चैप्टर 9 में हम पढ़ के आए ना, उसका यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करा देंगे। यहाँ पर क्या करा देंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन सब के अंदर तुम्हारा ADA का जीन चला जाएगा। ये जीन तुम्हारा अपने जो फंक्शनिंग थी, क्या करता है ADA का जीन? हाँ अभी तो पढ़ के आए हैं, ADA का जीन करता क्या है? सोचो। ADA का जीन तुम्हारी प्रोलिफरेशन इन बोन मैरो में हेल्प करता है ऑफ T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। तो वो तुम्हारा प्रॉपर अब ऐसे ये सेल बन जाएंगे। अब ये इनके अंदर सबके अंदर ADA एंजाइम है, ADA एंजाइम बनाने वाला जीन है, इसको तुम वापस से पेशेंट के अंदर डाल दो। तो ट्रांसफर ऑफ हेल्दी सेल इनटू बॉडी, ठीक है। अगर यही सेम जीन थेरेपी हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर देते तो एक परमानेंट क्योर होता है। लेकिन अभी क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं चल रही है, प्रॉपर ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे अंदर टोटिपोटेंसी तो होती नहीं है, इमोर्टल नहीं है सेल, उनकी कुछ ना कुछ लाइफ होगी। देखो कहाँ लिख रहा था यहाँ पर, नॉट इमोर्टल। अरे कहाँ गया, कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, हाँ नॉट इमोर्टल, कि वो क्योंकि वो इमोर्टल नहीं है, इसीलिए क्या कर रहा है, हमको रिक्वायर है पीरियडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, बोले तो जीन थेरेपी। However, if the gene isolate from the marrow cells, यानी कि bone marrow cells producing ADA is introduced into cell at the early embryonic stage, it could be a permanent cure. तो 3 हमने अभी पढ़े क्योर, एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है ना, एक तो क्या था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन पहला, दूसरा था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये दोनों की दोनों कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। एक और हमने पढ़ा जीन थेरेपी, जो काफ़ी हद तक क्यूरेटिव है, लेकिन वो भी कम्प्लीटली नहीं है। अगर उसको हम एम्ब्रियोनिक में कर देंगे तो फिर वो परमानेंट क्योर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट कवर करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, कि कैसे हम किसी भी बीमारी का पता लगा सकते हैं कुछ का पहले। क्योंकि पता देखो कब लगता है, जब हमको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन सिम्टम्स दिखाई देने से पहले हम कैसे उनका पता लगाएं, क्योंकि
कभी कभी क्या होता है कि सिम्टम्स तुमको दिखाई दे गए हैं, अब बहुत देर हो गई है, लेकिन अब वो उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते हम। जैसे कैंसर, जब बॉडी में पूरा फैल जाता है तब पता लगती है उसकी, जब सिम्टम्स दिखते हैं कि हाँ भाई बाल निकल रहे हैं, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो तब होता है। लेकिन तब उसका क्योर नहीं है परमानेंट, फिर तो इंसान समझो गया। इसीलिए अगर उसको पहले पहचान लेते, जब उसकी स्टेज 1 या बहुत पहले, जब वो बहुत कम क्वांटिटी में था, जब वो मैलिग्नेंट नहीं था कैंसर, तो बहुत अच्छा रहता। उसी के लिए मॉलिकुलर डायग्नोसिस प्रोसेस हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।